और आज की बहस महाराष्ट्र पर है। बहस मराठी मानुष के चुनावी मन पर है कि 24 में वो किस तरफ है। 24 के चुनाव में सबसे ज्यादा ट्विस्ट महाराष्ट्र में ही, क्योंकि चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस तो एक एक हैं, लेकिन शिवसेना दो है और एनसीपी भी दो ही है। एक शिवसेना शिंदे वाली और एक एनसीपी अजित पवार वाली जो बीजेपी की तरफ खड़े हैं, दूसरी शिवसेना उद्धव वाली और दूसरी एनसीपी शरद पवार वाली जो कांग्रेस के साथ। अगर आप ऑन पेपर देखें, यानी विधायकों और सांसदों के नंबर देखेंगे, तो ताकत शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी के साथ दिखाई देती है। पार्टी के सिंबल भी इन्हीं के पास हैं। एक ने उद्धव से तीर कमान छीन लिया, तो दूसरे ने अपने चाचा से घड़ी छीन ली। बगावत के बाद घोषित तौर पर इनको गद्दार कहा गया, लेकिन अब सवाल है कि क्या इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कोई सहानुभूति है? क्या मराठी मानुष के मन में किसी कोने में यह चल रहा है कि दोनों के साथ गलत हुआ है, बुरा हुआ है और इसीलिए दोनों का साथ हमको देना चाहिए? क्या ऊपर ऊपर एनडीए के लिए जो हरा हरा दिखाई दे रहा है वो पिक्चर पलट भी सकती है? ऐसे में राजनीति का सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सहानुभूति का वोट किसे मिलेगा, और सवाल यह भी है कि जनता गद्दार किसे मानती है, मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वालों को या पार्टी को दो धड़ों में बांटने वालों को। इसलिए सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में क्या गद्दारी का अंजाम अभी बाकी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत जफर इस्लाम साहब आपका। और किशोर तिवारी, नेता है शिवसेना यूबीटी के, बहुत बहुत स्वागत किशोर जी आपका भी। दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। वो तस्वीरें दिखाते हैं जब शिवसेना और एनसीपी में बगावत हुई थी, वो बयान भी सुनवाते हैं जब गद्दार कहा गया, धोखेबाज, जयचंद, इस तरह के शब्दों को बड़े बड़े दावों के साथ इस्तेमाल किया गया था और यह भी कहा गया था कि इसका अंजाम 2024 में दिखाई देगा। जरा देखिए। आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। ये तो इलीगल गवर्नमेंट है। सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। त्यामुळे कधी कधी जी सामान्य माणसाची दुःखाची स्थिती समजते, त्याचा मार्ग काढण्याची इच्छा असते, एक प्रकारचे अस्वस्थता। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। श्रीमान शरद पवार जी अब बारामती तक सीमित रह गए। उनकी कन्या फिर से चुन करके आए, उस पर उनकी इज्जत दाव पर लगी है। ये बड़ी दिल्ली नहीं, ये राहुल है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, आप देखिएगा शिवसेना उभरेगी। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आप दोनों मेहमानों को यह सूचित कर दूं और बता दूं कि आपको शुरुआत में अपनी बात रखने के लिए 2-2 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि दोनों मेहमान एक दूसरे को टोकेंगे नहीं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, आपके शुरुआती 2 मिनट। और सवाल यह है कि क्या सहानुभूति की लहर, कोई अंडर करंट आप महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को फायदा मिलेगा? नहीं, दो बातें हैं। एक तो मोदी जी के 10 साल का कामकाज हो गया और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या ये बड़ा विषय रहा। कपास उगाने वाले किसान 90% किसानी जो होती है उसमें है, तो वो लोग बहुत आहत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी महाराष्ट्र में चरम सीमा पे है। महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में ले जाने के बाद में यहाँ आक्रोश है और एक अपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स सबसे बेहतरीन महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में 45 सीटों पर अपोजिशन ने
1:1 कैंडिडेट दिया है बीजेपी की। बीजेपी जो महायुति बना के बैठी है, उनका कैसा हुआ कि आज तक सेटलमेंट हो नहीं रहा और हर सीट पर कहीं शिंदे जी का उम्मीदवार, कहीं बीजेपी के विधायक खड़े हो गए, सब तरफ ही खड़े हो गए हैं। और अमरावती जहां पर इनके ही अघाड़ी के लोग इनके ही खिलाफ में, और बयानबाजी का स्तर बहुत गिर गया है। तो ऐसे में महायुति की एकता पूरी तरीके से भंग हो गई है। दूसरा, महाराष्ट्र की अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स बहुत अच्छा है। और आपने जो पूछा, तो मैं उद्धव ठाकरे जी जो सीएम थे और उन्होंने काम किया, अब जफर जी जो भी कहे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि 5 साल उनको रहने देना था और उसके बाद बीजेपी आ सकती थी। बीजेपी ने जिन लोगों को बहुत भ्रष्टाचारी बोला, बहुत निकम्मे बोला और जेल में डालने की बात की, और उनको ही उन्होंने अपने साथ ले लिया। इससे जनता नागवार है और शरद पवार जी के साथ तो महाराष्ट्र हरदम खड़ा रहा। बिल्कुल तो ये किशोर सब जी, है। अब मैं जफर इस्लाम साहब के पास चलना चाहता हूं। शुरुआती ओपनिंग रिमार्क जफर इस्लाम साहब आपका, क्या आपको लगता है कि शिंदे, अजित पवार और बीजेपी मिलकर कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, कॉन्फिडेंट ही नहीं, हमें विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि जिस बात के लिए उन्होंने कहा, कहने में ये कहा कि जफर जी नहीं मानेंगे, जनता भी नहीं मानेगी कि ठीक है, जो उद्धव ठाकरे जी ने जो सरकार में काम किया है वो अच्छा किया है, शायद लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, इनको भी यकीन है कि जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, उस पर खरे नहीं उतरे हैं। और इसलिए आज जो उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल अलग थलग, और ये यूनिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। कौन सी यूनिटी भाई? आज आपने संजय निरुपम का स्टेटमेंट सुना क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था आपने? क्या नहीं कहा उन्होंने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के बारे में, उन्होंने आपके पार्टी के बारे में, उद्धव ठाकरे जी के बारे में, उन्होंने कांग्रेस के मुखिया के बारे में, कांग्रेस की पार्टी में इतनी पार्टी जब बटी हुई है तो यूनिटी किधर है? उन्होंने यूनिटी का डेफिनेशन बताया, 5 सेंटर विद इन कांग्रेस, एमवीए में कई सेंटर, ये उन्होंने बताया। आज अभी चौहान जी भी कह रहे हैं भाई हम 3-4 सेंटर है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, सब चर्चा चल रही है। हकीकत ये है कि आज पूरे तौर से ये समझ चुके हैं कि कमज़ोर पार्टी, कमज़ोर इरादे और जनता के सामने कुछ बोलने के लिए नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ही काम है इनको कि मोदी जी को गाली देना है। भाई कितनी गाली दो? 120 बार गाली दे चुके हो, और कितनी गालियाँ देना? दे दो गाली दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, जनता तो और यूनाइटेड और हो जाएगी मोदी जी के फेवर में। इसलिए कि जनता देख रही है 2 चीज़ें, कौन समर्पित होकर काम कर रहा है और कौन जो है जनता को छोड़ के अपने हित के लिए काम कर रहा है। हम नेशन फर्स्ट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेशन फर्स्ट, प्रदेश के हित में, जनहित में काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ परिवार के हित में काम किए जा रहे हैं, करिए परिवार के हित में काम, जनता के हित में तो नहीं ना कर रहे हैं। जनता के हित में करते तो आपको अच्छा लगता, आप बोलने में झिझकते नहीं, घबराते नहीं, ये कहते हैं कि आज मैं डट के कहता हूं जफर भाई के सामने, लेकिन नहीं कह पाएंगे। ठीक, किशोर तिवारी जी, अब मैं 2 फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। एक तो आपने कहा कि 10 साल मोदी सरकार के बहुत ही खराब रहे, इसमें से 5 साल के बाद तो आप लोग साथ में ही गए थे और साथ में रैली करते हुए आपके ही बड़े नेता कह रहे थे कि बड़ा कमाल का काम हुआ। चुनावी रैलियों का मैं जिक्र करूं अगर, तो आपके नेताओं के कोट हैं, अब शायद भूल गए हो आप 2019 के, तो मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, तो केवल 5 साल आपका हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो ग्रामीण पंचायत चुनाव हुए हैं, जो यानी गांव की जनता ने जो वोट किया है, उसका डेटा आपने देखा है क्या? उसमें शिवसेना उद्धव गुट को कितना वोट मिला, शिवसेना शिंदे गुट को कितना वोट मिला, कितनी ग्राम पंचायतें आपने जीती, या एनसीपी अजित पवार गुट को कितना वोट मिला और एनसीपी शरद पवार गुट को कितना वोट मिला? अगर ये डेटा आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है इसके बावजूद कि पूरी जनता इधर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत गलत हुआ, चीफ मिनिस्टर बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, इन लोगों ने सरकार गिरा दी? देखो शर्मा जी, ये बात है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, यह पार्टी के सिंबल पे होते नहीं,
चुन के आने के बाद पॉलिटिकल पार्टियां कहती कि हमारे लोग चुन के आ गए, तो वो तो छोड़ो, लेकिन जितने भी चुनाव हुए उसमें एक कांस्टेंट सबसे बड़ा वोट लेके जाने वाला घड़ा है वो कांग्रेस है महाराष्ट्र में, और बीजेपी और सेना साथ में लड़ते थे तो उनके 2 जगह बढ़ जाते थे। तो अभी आप देखो, हम जाकर मिले हैं कांग्रेस से, और शरद पवार जी हमारे साथ है। शरद पवार जी के साथ जो उम्मीदवार है ये कह रहे थे, इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि वो बारामती तक सीमित रह गए। लोगों को यही बात है, वर्धा के अंदर उनके उम्मीदवार के फॉर्म भरने में लाखों लोग आए। अभी मैं देख रहा हूं कि चंद्रपुर के उम्मीदवार को जो रिस्पांस मिल रहा, नागपुर ग्रामीण में जो रिस्पांस मिल रहा, इतना कि नागपुर में विकास ठाकरे जो वहां के महापौर है, सब पार्टियां उनके लिए एक हो गई है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं चुनाव का रिजल्ट जो होगा वो होगा, लेकिन अगर जफर इस्लाम ये बात कहते हैं कि पावर सेंटर और ये सब कुछ बातें, तो मैं संजय निरुपम की इस बात का खुलासा करूंगा कि वो सीट शिवसेना की थी। हाँ, गजानन कीर्तिकर हमारे हरदम चुन के आते थे, और जब संजय निरुपम को इन्होंने ट्राई किया रिसेंट पास्ट में, तो वो चुनाव हारे हैं। और मैं अभी बता रहा हूं कि ये सीट शिवसेना की थी, शिवसेना को मिल गई, पहले दिन से ही था। और संजय निरुपम किरकिरी कर रहे थे, कांग्रेस ने उनको हटा दिया। अब वो जफर इस्लाम किस दिन भाजपा में प्रवेश लेंगे बता दो। एक तो बात बहुत अच्छी रखी है राहुल जी ने, जितने लोगों को जाना है, जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से पसंद नहीं करते या उद्धव जी के नेतृत्व में बात नहीं करते, उन्होंने चले जाना चाहिए। ठीक है, हम जनता में जा रहे हैं, जनता हमको आपकी बात का जवाब तो देंगे जफर इस्लाम, लेकिन साथ एक सवाल और रखना चाहता हूं कि सर, जब इतना आसान है आपके लिए चीजों को मैनेज करना, फिर भी महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं कि अपेक्षाकृत जितने भी दूसरे राज्य हैं उनसे ज्यादा तकलीफ आपको सीटों को बांटने में हो रही है। क्या ये इस वजह से है कि एक साथ इतने नेता आयात कर लिए हैं आप लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस से ज्वाइन करने वाले हों, चाहे अजीत पवार का गुट आपके साथ आ गया हो, शिंदे जी का गुट आपके साथ आ गया हो, कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? जफर साहब, आपने क्या सवाल पूछा? आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल जफर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत सीधा है कि क्या इतने ज्यादा लोग इकट्ठे कर लिए, अजीत पवार का गुट, शिंदे जी का गुट, कांग्रेस से भी बहुत सारे नेता आयात कर लिए आपने, मुश्किल हो रही है सीटों के डिवीजन में, सीट बंटवारे में, अपेक्षाकृत जो दूसरे राज्यों में आपने गठबंधन करके सीटें बांटी हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं। हमारी क्लैरिटी है, हमको क्लैरिटी है, हमारे सारे सीटें बिल्कुल डिसाइड हो चुकी हैं। हम जैसे जिस दिन हमारे सीईसी मीटिंग हो चुकी है, आपको तो जानकारी है, सीईसी मीटिंग में सारे चर्चा होकर सीटें डिसाइड हो चुकी है। डिक्लेयर करने का है, जैसे जैसे इलेक्शन का समय आता है अपने स्ट्रैटेजी के लिए इसको डिस्क्लोज करते हैं नाम, ये अपना पार्टी का स्ट्रैटेजी होता है, थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन हमें किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं हो रहा है कि आप देखिए, कांग्रेस में पप्पू यादव पार्टी ज्वाइन किया, बगावत कर रहे हैं, आज इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। संजय निरुपम यहाँ सीना चीर के बोल रहे हैं कि भाई देखो आप कैसे कैसे लोग हैं घर पार्टी में, अपने पार्टी के बारे में छाती ठोक के बोल रहे हैं, और छाती पीट के बोलना है, मतलब आप समझ रहे कितने तकलीफ में होंगे वो। और वैसे कई लोग हैं, हर जगह पर अब कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है। जिसको टिकट दिया जाएगा वही लड़ेगा, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी। कोई हाँ एस्पायरेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी में है, प्रोसेस है, सबको अपने अपने अपनी जो दावेदारी ठोकनी चाहिए। बिल्कुल हमारी पार्टी इसकी इजाज़त देती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सबको कोई कम नहीं है हमारे, सब ये एक तरह के दायित्व है, इसलिए सब कुछ इस तरह के से कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन टिकट का फैसला हुआ, हमारे सीईसी, हमारे सीनियर लीडरशिप उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैंडिडेट इसको बनाना है, उसके बाद उसके पीछे जो आगे पीछे जितने भी लोग थे सब पीछे आके खड़े जाते हैं, चट्टान की तरह के। ये कैंडिडेट है, ये भाजपा का कैंडिडेट है, कमल को खिलाना है, कमल के साथ खड़े रहना। यह क्लैरिटी हमें रहती है कार्यकर्ताओं को। क्या इनके यहाँ संजय निरुपम को क्लैरिटी नहीं थी पब्लिक में? जिस तरह से वो क्या खिचड़ी चोर,
ये किशोर भाई जानते हो क्या खिचड़ी चोर का मतलब क्या होता है? जानते हैं किशोर भाई क्या मतलब खिचड़ी चोर का, जो बार बार बोल रहे हो? अब आप ही के साथ थे, मैं तो नहीं बोला, देखिए मैं सुना खाली उनको, खिचड़ी चोर खिचड़ी चोर खिचड़ी चोर। अभी आप लोग की जो खिचड़ी है, तीनों की खिचड़ी जो है, जो जहां पर सीट डिक्लेयर नहीं हो पा रही, बता नहीं पा रहे, अब जनता का मैंडेट थोड़ी चोरी कर सकते हैं। देखिए अभी आप आएगा अपने आप ही, जो भी जनता का वोट आएगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मैं एक चीज बता रहा हूं उनको। बस उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, संजय निरुपम पर कांग्रेस ने पलटवार किया और पृथ्वीराज चव्हाण ने निरुपम पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की नीति से अलग राय मंजूर नहीं है। गलत बयानबाजी कर रहे थे संजय निरुपम, उनका कांग्रेस से जाना ही बेहतर था, गठबंधन की मर्यादा का पालन करना जरूरी है, यह कहा पृथ्वीराज चव्हाण ने। जरा सुनिए। खासकर उनको जो सीट चाहिए थी वो कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई है, तब से वो नाराज है और बयानबाजी कर रहे हैं। शायद किसी और पार्टी से उनके कांटेक्ट हो रहे हैं, शायद वहां से वो शायद कुछ लेना चाहते हो, शायद जो पहले लोग गए उनसे पहले जो बम्बई के लोग हैं उनको उकसा रहे हैं कि आप भी आओ, कुछ करेंगे आपके लिए। सीधे किशोर तिवारी जी के पास चल रहे हैं। किशोर जी, आप कह रहे हैं कि जिनको जाना है वो जाएं, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं, कम से कम इतने तो बचाए रखिए कि पार्टी के झंडा बैनर उठाने के लिए लोग बचे रहें। ऐसा कुछ नहीं, पार्टी की तरफ सैलाब आ गया, नई पीढ़ी पूरी की पूरी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। देश में प्रजातंत्र की जो हत्या की जा रही है, जिस तरीके से एक दो सीएम जेल में है और महाराष्ट्र की सत्ता जिस तरीके से इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को हटाया गया, और अभी देखो पृथ्वीराज चव्हाण ने ही संजय निरुपम की बात रखी, क्योंकि अगर पार्टी में आप दरकिनार किए जाते हैं तो लोगों का अपना अपना असंतोष होता है, पर वो असंतोष उनका पहले दिन से ही था, जब से वो कांग्रेस से हमारा समझौता हुआ और कांग्रेस शिवसेना के साथ काम करने की चालू किया, तो उन्होंने पहले दिन से डे वन से ये विरोध चालू किया था। आखिरी में अब वो उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जफर इस्लाम, आपकी जो बातें हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट क्यों नहीं देखते? आपके कितने गठबंधन के साथियों के खिलाफ आपके खुद के विधायक चुनाव में लड़े? आपको मालूम है, आपने एकनाथ शिंदे के सिटिंग एमपी को टिकट काट के कांग्रेसी को लेकर वहां पर उम्मीदवार दिया। कल यवतमाल में आपने क्या किया? ठीक है, 5 टाइम की भावनाताई गवली को आपने बदल दिया, और ये नहीं किया, बाजू के हिंगोली की भी सीट जो थी जहां पे मेरे मित्र हेमंत पाटिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको भी बदल दिया। अब ये क्या चल रहा है? अब मुझे बताइए। ठीक, किशोर जी और जफर साहब, हमारे पास समय इतना ही है। आप दोनों ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जी न्यूज़।